डॉक्टर ने टाइम से इलाज ना किया होता तो मैं भी आपके सामने खड़ा नहीं होता। क्योंकि डॉक्टर कोई प्रोफेशन नहीं है, व्यवसाय नहीं है। डॉक्टर एक सेवा है, जानते हैं? डॉक्टर का काम सेवा है। आपने सपना देखा, आप यहां तक आए। आज तक आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के तमाम फॉर्मूले पढ़े होंगे। आपके शिक्षक ने आपको जो है फॉर्मूले वो रटाए भी होंगे ताकि आप अपने सब्जेक्ट के ऊपर होल्ड जमा। लेकिन मैं तो कोई सब्जेक्ट का टीचर नहीं हूं कि आपको कोई फॉर्मूला सब्जेक्ट के बारे में बताने के लिए आया हूं। मैं आपको एक फॉर्मूला जरूर बताने के लिए और समझाने के लिए आया हूं कि आपने अगर अपने इस फॉर्मूले को जीवन में अपना लिया तो आपका जीवन बहुत ऊंची बुलंदियों तक जरूर पहुंच जाएगा। अब वो 3P का फॉर्मूला, सिर्फ 3P। पहला P जो आपसे पूछा, यह डॉक्टर क्यों बनना चाहते? पर्पज। आपका पर्पज क्लियर होना चाहिए। तो दूसरा P स्टार्ट होता है पैशन, जुनून, वो पागलपन, वो दीवानगी। एक इंसान के पास 4 प्रकार की शक्तियां होती हैं और आपके अंदर भी हैं। कौन कौन सी जानते हैं? नहीं। एक पहले शरीर की शक्ति, दूसरी मन की शक्ति, तीसरी ज्ञान की शक्ति और चौथी स्पिरिचुअल शक्ति। 4 शक्तियां एट ए टाइम हमारे पास होती हैं। शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति। अगर ये चारों शक्तियों के साथ उस पैशन में आप जीते हैं तो तीसरा P स्टार्ट होता है परफॉर्मेंस। जो आपकी अवस्था, जो उम्र है, इस उम्र में कितनी ऊर्जा, कितनी शक्ति, कितनी सामर्थ्य, कितनी भावना और संवेदना है कि आपके इस परफॉर्मेंस को किस हाई लेवल तक ले जा सकती है, ये आपको भी आभास नहीं है। और अगले 30-40 मिनट के बाद आपको ये आभास होगा कि आपकी ये ऊर्जा, आपकी ये शक्ति आपको कहां तक ले जा सकती है और कहां अपने आप को आकलन करके आप देख सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप सपना देखा था आपने यहां पर पहुंचने का, कभी सपनों को जिया है? नहीं जिया। क्योंकि सपनों को यहां से जिया जाता है, सोल से, आत्मा से। और आत्मा तो परमात्मा, उस अल्लाह वाहिगुरु का अंश होती है। और जब हमारी 4 शक्तियों के साथ एक परमात्मा भी मिल जाता है तो 5 शक्ति जिस हमारे सपनों को साकार करने में लग गई, पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आपको अपने सपने पूरा होने से रोक सके। पूरी कायनात आपके सपनों को पूरा करने में लग जाती है। ये आपको समझना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, लेकिन उस सपनों को जीना भी पड़ेगा। मैं भी सपने को देखा नहीं बल्कि जिया था। 6 क्लास से, 6 क्लास में कितनी उम्र होती है? 10-11 साल। और 10-11 साल के बच्चे को युद्ध की ABCD मालूम नहीं होती है, लेकिन एक जुनून था, एक पागलपन था, एक बस पैशन था कि यार फौजी बनना है तो एक युद्ध भी लड़ना है। और उसी पैशन से, उसी जुनून से उस सपने को जीता जीता बड़ा हुआ। 11th पास किया, 12th में आया ही था। मात्र 16 साल 5 महीने की अवस्था थी। इसमें बहुत सारे बच्चे उस अवस्था को पार कर गए होंगे और कुछ अवस्था के उसी इक्वल होंगे। उस उम्र में फौज में भर्ती होकर के चला गया, उस रेजिमेंट में गया जिस रेजिमेंट का इतिहास अभी स्कूल के अंदर किताबों में पढ़ करके बड़ा हो रहा था कि एक हिंदुस्तान का अकेला सैनिक पाकिस्तान के 8 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर देता है और 9वें पे निशाना लगाते लगाते मां भारती की गोद में सो जाता है। जानते हैं क्या नाम है? वीर अब्दुल हमीद। और आप जिस क्षेत्र में आए हैं, जिस प्रोफेशन में आए हैं, आपने जरूर ऐसे सक्सेसफुल व्यक्तियों का आपने जीवन परिचय जरूर पढ़ा होगा, उनकी जीवन की स्टोरी जरूर पढ़ी होगी। और बहुत सारे
पढ़ने के बाद आपने कभी निष्कर्ष निकाला कि उनमें दो चीजें कॉमन होती हैं? दो चीजें। सबसे पहला निरंतरता, कंटिन्यूटी, कि जब से काम शुरू किया और जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचे, जब तक उन्होंने अपने कार्य में कंटिन्यूटी, निरंतरता बनाई हुई है। और दूसरा उसमें बहुत बड़ा एक और तत्व फैक्टर है, क्या? डिसिप्लिन, अनुशासन। लेकिन जब अनुशासन होता है तो हमें बांध देता है, वो मर्यादित कर देता है, किस मर्यादा से बाहर में नहीं जा सकता। वो अगर जो अनुशासित होगा वो सीधा अपने लक्ष्य की तरफ हमें अग्रसर करेगा, सिर्फ लक्ष्य को दिखाएगा, बाकी कुछ नहीं दिखा सकता। ये दो चीजें आपने जरूर उनके जीवन चरित्र से देखा होगा, पढ़ा होगा। यही मूल है। उन जैसे आपका कोई ना कोई रॉयल मॉडल होगा, तो मेरा भी एक रॉयल मॉडल था, मेरे जीवन का आदर्श था। वो 21 साल का नौजवान जो 1971 में टैंक से टैंक की लड़ाई लड़ता है और पाकिस्तान के एक आर्मड रेजिमेंट को ध्वस्त कर देता है और उसी में अपने मां भारती की गोद में समाहित हो जाता है। लेकिन गर्व तब होता है जो पाकिस्तान का कमांडर जिसने उसके टैंक को उड़ाया था, वो हिंदुस्तान आकर के उसकी मां के चरणों को छू करके कहता है कि मां, तूने एक बेटा पैदा नहीं किया बल्कि एक शेर को पैदा किया। जानते उसका नाम? नहीं जानते। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण क्षेत्रपाल। उन जैसे वीरों के आदर्श को लेकर के मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंचा। और फौज की ट्रेनिंग एक आग की तप्त भट्टी होती है। और आप भी तो यहां ट्रेनिंग करने आए, क्योंकि यहां डॉक्टर नहीं बनते, यहां पर नीट जो आपकी परीक्षा है उसको पास कराने की ट्रेनिंग दी जाती है, ट्रेंड किया जाता है, आपके अंदर वो सामर्थ्य भरी जाती है। और यहाँ की ट्रेनिंग एयर कंडीशन रूम में, क्लासरूम एयर कंडीशन, आपका रहने का स्थान एयर कंडीशन, 6 घंटे की एकेडमी क्लास और 18 घंटे आपकी मनमर्जी की आपके पास। जब आपका दिल करता है तब आप पढ़ते हैं, और जब आपका दिल करता है तब सो जाते हैं, जब आपका दिल करता है दोस्तों से बात करते हैं, जब दिल करता है बाहर जाकर के शॉपिंग करते हैं। सब अपनी मनमर्जी का 18 घंटे। लेकिन फौज में मनमर्जी नहीं होती है। फौज का दिन सुबह 3:30 बजे स्टार्ट होता है और रात 11:30 बजे होती है। जिस तरह से आज आपके शिक्षक, आपके सब्जेक्ट के एक्सपर्ट अपने ज्ञान से, क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से आपके अंदर वो सामर्थ्य, वो शक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024-2025 का नीट आप आसानी से क्रैक कर सके और एक डॉक्टर वाले उस मेडिकल कॉलेज के अंदर आपका प्रवेश हो चुके। ठीक उसी तरह से हमारे जो शिक्षक थे, इंस्ट्रक्टर थे, और फौज में तो उनको उस्ताद बोलते हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान से, क्षमता से, सक्षमता से, कौशलता से 9 महीने तक उस आग की भट्टी में तपाया है। तब जाकर के एक सिविलियन बच्चा फौजी के रूप में बनकर के बाहर आ पाता है। और फौजी जो होता है ना, फौजी जो होता है वो राष्ट्र का विश्वास और भरोसा होता है। क्योंकि जब वो अपने बदन पर वर्दी पहनता है तो वो वर्दी कोई मामूली कपड़ा नहीं है, वो लाखों करोड़ों सैनिकों के खून से वो पावन वर्दी होती है। तिरंगे की आन बान और शान वो वर्दी होती है, जिसके खातिर वो पल भर में अपने आप को कुर्बान कर देता है। ऐसी पावन और महान उस वर्दी को पहन करके मैं पहली पोस्टिंग कश्मीर में गया। लेकिन आज एहसास होता है गया नहीं था, मुझे तो मेरे परमात्मा ने वहां पर भेजा था। क्योंकि उस धरती पर कोई बड़ा युद्ध होने वाला था और उस युद्ध को लड़ाना था। तो बड़े युद्ध को लड़ने से पहले छोटे युद्ध का हिस्सा बनना बहुत जरूरी था। जिस तरह से आज आप भी एक छोटे छोटे युद्धों का सामना कर रहे हैं, होता है जो आपका एक प्रोग्रेस टेस्ट है कि युद्ध के समान ही।
क्यों किया जाता है ये प्रोग्रेस टेस्ट? ताकि आप अपनी क्षमता का, सक्षमता का, अपने ज्ञान का आकलन कर सको कि मेरे अंदर कितनी कैपेबिलिटी आई है। और ये एक बड़े युद्ध, यानी कि जिसका मई 2024 और जिसका 2025 में होने वाला है, उसके लिए आपको सक्षम बनाया जा रहा है, ताकि जब एक बड़ा युद्ध आपके सामने हो, जब वो परीक्षा हो, तो आपके हाथ पैर कांपे नहीं, बल्कि निडरता के साथ, साहस के साथ, एक बुलंदी के साथ आप उसमें लिखना शुरू करें। तो जो आपने लिख दिया तो आपने ये समझ लिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। ये इतनी सामर्थ्य पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो उसी तरह से, क्योंकि मुझे भी वहां छोटे हैं युद्ध, कश्मीर के अंदर तो 1990 से उग्रवाद फैला हुआ था, दहशतगर्दी फैली हुई थी, और जिन उग्रवादियों ने, दहशतगर्दों ने कश्मीर के अंदर एक नंगा नाच अमानवीय क्रूरताओं का किया हुआ था। उस युद्ध से हमारी भारतीय सेना 1990 से आज तक लगातार एक युद्ध लड़ती चली आ रही है। मैं भी उस युद्ध का हिस्सा बना और युद्ध भी लड़ा, बहुत सारे उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ें हुई और बहुत सारे मिलिटेंटों को मारने का मौका भी मिला। लेकिन समय तो अपनी गति से चलता है, जानते हैं, समय की अपनी एक गति है। और जो इंसान किसी भी वर्ग का हो, जो समय की गति के अनुसार कदम से कदम मिला करके चलता है, तो समय की बहुत बड़ी विशेषता है कि समय 100 नहीं बल्कि 200% उस इंसान को उसके लक्ष्य तक पहुंचा देता है। और इसकी बहुत बड़ी एक और विशेषता है कि अगर आपने अपने कदम रोक दिए तब भी अपनी गति से चलेगा, आपका बाजू पकड़ करके अपने साथ लेकर के नहीं चलेगा, बल्कि आपको वहीं खड़ा छोड़ करके चला जाएगा। बहुत बड़ी विशेषता। इस जीवन में अगर सबसे बेशुमार कीमती चीज है तो वो समय, इससे कीमती और कुछ नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि आज का 1 सेकेंड कल पूरी दुनिया की दौलत को ला करके किसी के कदमों में डालोगे कि मुझे उस 1 सेकेंड को खरीदना है, तब भी पूरी दुनिया की दौलत से आज के 1 सेकेंड को खरीद नहीं पाओगे। और इतना बड़ा पर दुनिया के अंदर धावक नहीं कि आज के इस 1 सेकेंड को कल दौड़ करके पकड़ सके। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, इस समय के साथ कदम से कदम मिला करके चलना सीखिए, और ये समय आपको 100% आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचाए। तो समय वहां पर भी बीतता रहा। वर्ष 1998 आ गया, जब इंडिया, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, वे जान चुके थे, समझ चुके थे, उनको एहसास हो चुका था कि दोनों ही राष्ट्र बारूद के ढेर पर आकर के खड़े हो गए हैं। छोटी सी भी नफरत की चिंगारी पूरी मानवता का विनाश कर सकती है। इसलिए उन्होंने शांति का पथ अपनाया, क्योंकि जहां शांति होगी वहीं उन्नति और विकास भी होगा। और ये किसी राष्ट्र समाज तक ही सीमित नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत भी है। ये तो आप समझते होंगे, जानते होंगे, महसूस भी किया होगा कि जब आपका मन मस्तिष्क के अंदर विचारों का द्वंद्व चलता है, थॉट का कॉन्फ्लिक्ट होता है, तब हमारा मन और चित्त बेचैन होता है और हम पूरी रात, पूरे दिन किताब खोल करके बैठे हुए होते हैं और हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये तो महसूस किया होगा। तो जब एक इंसान की उन्नति के लिए उसका मन और मस्तिष्क में शांति होनी चाहिए, तभी वो उन्नति कर सकता है। ऐसे ही राष्ट्र की उन्नति भी शांति में ही होती है। तो उसी शांति को स्थापित करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाहौर बस यात्रा शुरू करी, समझौता एक्सप्रेस शुरू किया, ताकि दोनों राष्ट्र शांति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सकें। लेकिन पाकिस्तान का जनरल परवेज मुशर्रफ वो नहीं चाहता था कि दोनों मुल्कों की आवाम के बीच शांति हो, सौहार्दपूर्ण वातावरण बने, दोनों मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके। इसलिए उसने कारगिल, बटालिक, दरास, तुर्तुक ऐसे सेक्टर, ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां पर सर्दियों में -60 डिग्री टेम्परेचर जाता है,
कल्पना कीजिए -60, जहां से आप आए और जहां पर आप रह रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर 5 से 60 डिग्री जाता है, और 5 से 60 डिग्री जाने पर हम अपने बिस्तरों से निकलना नागुजार समझते हैं। लेकिन आज भी आपके शहर के, गांव के, प्रदेश के लोग उस -60 डिग्री टेम्परेचर में खड़े होकर के दिन रात अपने कर्तव्य को पालन कर रहे हैं, ताकि इस देश का युवा अपने कैरियर को बना करके इस राष्ट्र को सशक्त और समृद्ध बना सके। दिन रात आपके लिए उन पहाड़ियों के ऊपर एक समझौता था कि सर्दियों के समय पहाड़ियों की चोटियों पर बने हुए बंकरों से दोनों सेनाएं विड्रॉल होंगी। हमारी सेना, इंडियन आर्मी, एक डिसिप्लिन सेना है, एक अनुशासित सेना है, और हमारा देश अहिंसा का देश है, शांति प्रिय देश है, और हमारे देशवासी हमारे संविधान और देश की कानून को मानने वाले हैं। सेना भी तो उसी में से है, अपने उसी संविधान, उसी कानून के तहत बेस कैंप में आई, लेकिन पाकिस्तान की फौज नीचे नहीं गई, बल्कि उन्होंने तमाम हमारी चौकियों के ऊपर कब्जा कर लिया। इतनी भारी संख्या में वहां पर मैन पावर, अम्युनिशन, इक्विपमेंट, वेपन स्टोर किया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हम यहां से वापस जाएंगे, लेकिन भूल गए। ये हिंदुस्तान की मिट्टी है, और इस मिट्टी में तो सिंगनिया और शेर ही पैदा होते हैं। इन्हीं हिंदुस्तान के बेटों ने, शेरों ने कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला करके 13,000 से 18,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर बने हुए बंकरों को, मई और जून का महीना जब मध्य भारत गर्मी से तपता है, तब वहां पर -20 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन इन सब की परवाह नहीं करी, और उन चोटियों पर बने हुए बंकरों को उनका कब्रिस्तान बनाना इस देश की सेना ने शुरू कर दिया। इस पिक्चर को देखा है कभी आपने? इससे ये 5,000 साल पुरानी पिक्चर है, लेकिन 5,000 साल बाद भी हर वर्ग, हर उम्र के इंसानों के लिए एक नई शिक्षा प्रदान करती है। 5,000 साल पुरानी होने के बावजूद भी इसका महत्व आज भी उतना ही है। ये हर वर्ग, हर आयु के इंसान को ये समझाती है, बताती है, कहती है कि जब इंसान चुनौतियों से चारों तरफ से घिर जाए, हताशा और निराशा मन में छाने लगे, मन लड़ने के बजाय हथियार डालने पर विवश हो, तो अपने जीवन की डोर अपने जीवन के सारथी को सौंप देनी चाहिए। और हमारे जीवन के सारथी कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे शिक्षक हमारे जीवन के सारथी हैं। और यकीन मानिए कि अगर आपने अपने जीवन की डोर अपने शिक्षक और अपने पेरेंट्स के हाथ में सौंप दिया, तो आपको वो हर चुनौती से पार निकाल करके आपको लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देंगे, क्योंकि ये पिक्चर यही बता रही है। आप देख रहे हैं इसमें अर्जुन, जो कि बहुत बड़ा धनुर्धर था, पूरे विश्व को जीतने की सामर्थ्य थी, पूरे विश्व को हराने की क्षमता थी, लेकिन युद्ध के मैदान में इतनी बड़ी संख्या में सेनाओं को देख करके, अपने रिश्ते नातेदारों को देख करके भी हताश और निराश हो गया, और इसने भी अपने गांडीव को छोड़ दिया। लेकिन गांडीव को छोड़ने के बाद अपने जीवन की डोर, अपने जीवन के सारथी, अपने जीवन के मित्र, अपने सखा कृष्ण के हाथों में सौंप दी। और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि श्री कृष्ण के हाथों में जब अर्जुन की जीवन की डोर आई, तो उन्होंने तमाम विपदाओं से निकाल करके, तमाम चुनौतियों को पार करके उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचा दिया था। तो आपके पेरेंट्स, आपके शिक्षक भी आपको आपके लक्ष्य तक जरूर पहुंचा देंगे, अगर आपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंप करके रखी है। ये पिक्चर आपने देखी है? नहीं देखी। पहाड़ी इलाके से कोई है? हाँ, ये पहाड़ी इलाके, जो आप लोग भी कभी पिकनिक करने के किसी पहाड़ी क्षेत्र में गए होंगे, गए ना? तो पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर रोड ऐसी होती है, ये रोड होती है पहाड़ियों में। ईसीजी कभी कराया? नहीं कराया। ईसीजी का फोटो देखा है? उसमें इस तरह की तरंगें होती हैं। उससे क्या सीखा हम? और अगर ये फोटो अगर हम लगाएं ईसीजी की तरह, तो ये ईसीजी की तरह ही है।
ये हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध रखती है। वो ईसीजी का जो फोटो है वो दर्शाता है, बताता है, समझाता है, कहता है कि ऐसे ऐसे चल रहा है तो हार्ट बीट चल रही है और इंसान जिंदा है, अगर ऐसे चली गई तो मर गया है। उससे हमने यही सीख ली कि इंसान का जीवन एक सरल सुगम रेखा के समान नहीं है। इंसान का जीवन ऊंचाई और नीचाई, चुनौती और समस्याओं से भरा हुआ है, और जो इंसान इन ऊंची और नीची चुनौती और समस्याओं से लड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है वही तो जीवित है, बाकी तो सब मृतक के समान ही। तो हम मृतक थोड़ी, मृतक है क्या? तो हम अपनी समस्याओं से लड़ रहे हैं, इसलिए हम जिंदा हैं, इसलिए हमारी हार्ट बीट चल रही है। ये एक पहाड़ी जिसको शायद आप नाम नहीं जानते हैं, लेकिन कारगिल वार मेमोरियल की पिक्चर कहीं देखिए तो कारगिल वार मेमोरियल इसी पहाड़ी की तलहटी पे बना हुआ है, और इस पहाड़ी का नाम तोरलिंग तोप। इस पहाड़ी पर हमने 22 दिन तक युद्ध लड़ा था, और इस 22 दिन के दौरान 26 मई को भारतीय वायुसेना के फाइटर्स अटैक करने के लिए आए, बम्बारमेंट करने के लिए आए, और 28 मई का वो दिन, वो पल, वो समय मुझे आज भी याद है कि शाम का वक्त था, 3 हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी के टॉप पर फायर करने के लिए आए, और ये लास्ट वाला हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान की फौज ने अपनी गाइडेड मिसाइल से वहीं पर गिरा दिया। ये पल भर में जलता हुआ हेलीकॉप्टर इस पहाड़ी की तलहटी में आ गया। इस पहाड़ी पर 22 दिन तक लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते हमने अपने 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 21 जवानों को खोया। तब जाकर के 12 जून 1999 को इस हिंदुस्तान की फौज ने इस पहाड़ी के ऊपर पुनः तिरंगा फहराया। एक और पहाड़ी, इसको पहचानते हो? ये टाइगर है। ये द्रास सेक्टर की सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई लगभग 17,000 फीट, जो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। इस पहाड़ी को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसको सिविल भाषा के अंदर कमांडो टीम कहते हैं और फौजी भाषा में उसको घातक प्लेटून कहते हैं। उसमें नए और पुराने जवानों का मिश्रण करके टीम का पुनर्गठन शुरू हुआ। मैं नौजवान साथियों आपको कहना चाहता हूं, बताना भी चाहता हूं कि व्यक्ति की पहचान किसी ओहदे या रैंक से नहीं होती है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कार्य से होती है। जो आज अभी आप मुझे बड़ी विस्मित भरी निगाहों से देख रहे, अचंभित होकर के देख रहे कि कोई बहुत बड़ा शक्तिशाली हमारे सामने खड़ा है। मैं कोई शक्तिशाली नहीं हूं, न मेरे पास कोई शक्तियां हैं। मैं आप लोगों की तरह एक मां के गर्भ से पैदा हुआ एक किसान का बेटा हूं। मेरे पास कोई शक्तियां नहीं, लेकिन जो 22 दिन की लड़ाई हमने लड़ी, उस 22 दिन की लड़ाई के दौरान हम 15 जवानों की एक टीम, जिसका काम था फॉरवर्ड में लड़ रहे जवानों को राशन और अम्नेशन पहुंचाना। सुबह 5:30 बजे सामान उठाते थे, दिन भर दुश्मन की गोलाबारी के बीच चलते हुए रात को 2:30 बजे ऊपर पहुंचते थे और फिर 2 घंटे में नीचे आते थे। इस 15 में से 3 जवान सिर्फ हम ऐसे थे, 3 जो 22 दिन तक बिना सोए, बिना खाए, बिना पिए, बिना रुके, बिना थके लगातार चलते रहे, और उसी काम से हमारी पहचान बनी। ये तीनों जवान फिजिकली, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इनको इस टीम के अंदर शामिल किया जाए। इस तरह से मुझे उस टीम का हिस्सा बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। और ये जो अवस्था है ना, बड़े नखरे वाली अवस्था होती है, बहुत नखरे वाली। जब कॉलेज से, स्कूल से जाते हैं, बैग उधर होगा, ड्रेस उधर होगी, जूते उधर होंगे, मौजे उधर होंगे, और मम्मियाँ आपके सामान को एकत्रित करती रहती है, आपके मनपसंद का खाना बनाती है, और हमारे रे नखरे होते हैं। बोला मुझे ये नहीं खाना, मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना। पूड़ियाँ देखी, खाई होंगी पूड़ियाँ। जब गरम पूड़ियों को जूट के बोरों में भरते हैं तो पूड़ी की जो पापड़ी होती है, ऊपर वाला हिस्सा,
वो जूट के बोरों में चिपक जाता है। रात को पूड़ियाँ ऊपर अपने साथियों को देते थे, और जूट के बोरों को जो खाली लेकर के नीचे आते, उसमें चिपकी हुई पापड़ियों को झाड़ करके चाय में डाल करके 22 दिन खा करके जिंदे रहे। और अभी आप लोग जब रोटियां खाते हैं तो अगर रोटियों का किनारा अगर मोटा होता है तो उसको तोड़ करके अलग रख देते हैं, रखते हो ना? यस सर। क्योंकि माइंड के अंदर बोला यार ये ठीक नहीं है, कच्ची है, जली हुई है, इसको मैं नहीं खाऊंगा। आप एक अन्न का निरादर कर रहे हो, और अन्न का ही नहीं कर रहे, आप उस अन्नदाता का निरादर कर रहे हो जो दिन रात पसीने को खून की तरह खेतों में बहाता है, और न जाने कितने लोग मेहनत करके आपके थाली में वो रोटियों को लाते हैं और फिर आपके खाते समय नखरे होते हैं। आप उस अन्नदाता का नहीं, इस धरती माँ का भी आपने जो ना अपमान कर रहे हैं, क्योंकि इस धरती माँ के गर्भ से वो अन्न पैदा होता है, और वो अन्न की कीमत वो जानता है जिसको 10-10 दिन तक रोटियां नहीं मिलती। इस अन्न जो भी आपके सामने आए ना, इसको भगवान का प्रसाद समझ करके खाना शुरू करो। जैसा भी अन्न खाओगे, जिस भाव से खाओगे अन्न, तो आपके अंदर ऐसे ही भाव से आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेगा। कोई अन्न न जला होता है न कच्चा होता है, बस हमारे भाव अलग। उन भावों को बदलना है। अगर आपने भाव बदला, भावनाएं चेंज हो जाएंगी, बस यही एक फर्क है। और इसी भाव और भावनाओं से तो हमारी ये टीम बनाई गई थी, और इस टीम को इस पहाड़ी पर सबसे पहले चढ़ना था। और आपको फिर दोबारा से कह रहा हूं, इस समय के उपयोग को समझिए। पहाड़ी ज्यादा है, ऊंची है, तो दुश्मन के पास एडवांटेज ज्यादा होगा। ज्यादा होगा तो ज्यादा दूर तक देख सकता है, और ज्यादा दूर तक देख सकता है तो ज्यादा दूर तक वो मार भी सकता है। कुछ लोगों की होती है ना मेंटलिटी, अरे फौजी हैं तो मरने के लिए ही तो हैं। लेकिन उनकी मेंटलिटी को ठीक करने के लिए कह रहा हूं कि फौजी मरने के लिए नहीं होता, फौजी तो मारने के लिए होता है। तो हमें मालूम था कि दिन में तो वो देखेगा, हमारे मूवमेंट को देखेगा, हमारी हरकतों को देखेगा, इसलिए हमने रात का चुनाव किया ताकि वो हमारे मूवमेंट को ना देख सके। रात भर इस पहाड़ी पर चलते थे, दिन भर पत्थरों में बिना किसी मूवमेंट के चुपचाप पड़े रहते थे। -20 डिग्री टेम्परेचर था। जितनी देर अभी आपसे बात करते होगी ना, अगर बैरिक से बाहर खड़े हो जाते तो इस चेहरे की ये स्किन फट करके यहाँ से लहू बहने लगता है। तो उस समय हमारे चेहरों से खून की धाराएं बह रही थी, और -20 डिग्री टेम्परेचर था, दुश्मन की भारी गोलाबारी थी, लेकिन हमने इस सब की परवाह नहीं करी। और ये हिंदुस्तान के जवान कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाते हुए इस टाइगर हिल टॉप के शिखर की तरफ बढ़ते रहे। 2 रात और 1 दिन चलने के बाद तीसरी रात का वो मंजर आज मेरी आंखों के सामने ऐसे दृश्यता है, शायद वो कल की ही तो बात है। 24 साल हो गए। सुबह का वक्त होने वाला था, बिल्कुल 90 डिग्री की चट्टान जिस पर चढ़ना असंभव सा प्रतीत हुआ था। ये जिसकी 2024 में अभी मई में आने वाली परीक्षा है, उनके दिमाग में कुछ आ गया होगा, थॉट बोला होगा कि पास नहीं होगा। आ गया? कितने लोगों के आ गए? जरा हाथ खड़े कर। और अभी तो 6 महीने हैं, अभी जनवरी आएगी तो और ज्यादा बढ़ जाएगी संख्या ये। और मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप इस थॉट को निकाल करके अभी से कचरे के डिब्बे में फेंक देना। साइंस के स्टूडेंट आप जानते हैं कि एनर्जी ट्रेवल करती है, जानते ना ये तो, कि जहां आपका ध्यान जाएगा एनर्जी वहां चली जाएगी। और आज युवाओं का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि हम प्रेजेंट में जीना नहीं चाहते, हम फ्यूचर में जीना चाहते हैं। और फ्यूचर हम बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्यूचर तो अच्छा बनाने के लिए आपको प्रेजेंट में जीना पड़ेगा भाई। अरे 24 और 25 की तारीखों को क्यों याद रखते हो? याद रखो ना, आज है मेरे पास, आज जो मेरे पास एनर्जी है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है,
उसमें इतनी कड़ी मेहनत करूं, उसको इस तरह से जीऊं कि आज अगर मैंने 2 सब्जेक्ट के ऊपर भी होल्ड कर लिया, यार 180 दिन है, 180 दिन कितने टॉपिकों के ऊपर होल्ड बना सकता हूं। और जब 5 मई 2024 की तारीख आएगी, जब कलम चलेगी और जो मैं लिखता हुआ चला गया, दुनिया की कोई ताकत उन सवालों को काट नहीं सकती। नंबर मेरा पक्का है। उस एनर्जी के साथ में अगर आपने जो है आज की एनर्जी को आज में खर्च किया, तो आपका फ्यूचर बहुत सुंदर होने वाला है। इसलिए एनर्जी को ट्रेवल मत कराइए, एनर्जी को आज में जिए। मुझे मालूम है क्या कि मैं कल खड़ा होकर के लेक्चर दूंगा, नहीं मालूम। आपको मालूम नहीं? मालूम। जो चीज का मालूम नहीं है उसके पीछे क्यों भागते हैं? अरे जो है अभी है, इसको तो अच्छे से जियो, इसको तो इसमें पूरी एनर्जी लगाओ कि आज जो आप है इसको मैं यार अपने मन से, अपनी आत्मा से जीना है मुझे, इसमें मुझे अपनी कड़ी मेहनत करनी है, इसके अंदर मैं पूरी लगन के साथ, तत्परता के साथ इसको जीना है। और जो जिएगा ना, तो सच बता रहा हूं कि आप उस जिए हुए को आप फ्यूचर में देख सकते हो। फल चाहते हो, फल चाहते हो, लेकिन फल तो ऐसे नहीं मिलेगा ना बिना पेड़ के। फल तो, पेड़ तो आज लगाना पड़ेगा, जब ही आपको कल मिलेगा। क्योंकि हम कल्पनाओं में जीते हैं और कल्पनाएं फ्यूचर की होती हैं। फ्यूचर का सिर्फ एक प्लानिंग होना चाहिए, एक हम एम होना चाहिए। एम निर्धारित हो गया बस, ठीक है। लेकिन उस एम को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? आज मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम उस एम तक जा सकते हैं। और ये हमारा मन है ना, मन, 2 चीजें ना हमारे पास, मन और माइंड। मन एक कैमरा है जो इमेज खींचता है, फोटो खींचता है और माइंड को देता है। और माइंड, ईश्वर ने ऐसा एक तत्व डाला है जो हर पिक्चर को, हर इमेज को रियल समझता है। रियल, कुछ भी हो उसको रियल समझ लेता, सत्य समझता है। और जैसे ये सत्य समझता है, वैसे ही यहां तो ये सागर है, सागर, और यहां ये झरना है। जैसे यहां इमेज पहुंची, ये माइंड उसी इमेज के अकॉर्डिंग यहां से हार्मोन्स रिलीज कर देता है। और जैसे हार्मोन्स रिलीज हुआ, वैसे ही हमारी बॉडी उस तरफ बहने लगती है, उधर तरफ चलने लगती है। इसलिए बहुत जरूरी है। अरे समस्याएं, उसके बारे में क्यों सोचना है? जब आएगी तब देख लेंगे। यार आज का दिन है, आज पढ़ना है, मुझे अच्छा करना है। आपके पास अभी तो 6 महीने हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, बहुत कुछ कर सकते हो। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था सिवाय दुश्मन के। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही, उस समस्याओं से लड़े। देखे उस पहाड़ी में चल करके एहसास हुआ, आभास हुआ कि हम मैनुअल नहीं चढ़ सकते हैं हम, लेकिन रस्सियों के सहारे चढ़ा जा सकता है। रस्सियां फेंकी, चढ़ने शुरू किया तो पत्थर तो गिरेंगे। पत्थरों की आवाज से दुश्मन ने फायर खोल दिया और 21 में से हम 7 जवान ऐसे थे जो उस रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ पाए। ऊपर चढ़े तो 7-8 मीटर के ऐसे प्लेन स्पेस, सामने दुश्मन के बंकर। हम 7 जवानों ने जाकर के आधाधुंध पलक झपकते फायरिंग किया और उसमें बैठे हुए तमाम पाकिस्तानी सैनिकों को पल भर के अंदर मौत के घाट उतार दिया। और हम इस टाइगर हिल टॉप के बहुत करीब तक पहुंच गए थे। ये टॉप मात्र 50-60 मीटर रहा होगा। टॉप पर तो उनकी एक कंपनी का डिप्लॉयमेंट, एक कंपनी की स्ट्रेंथ जानते हैं 150, 150। वो 150, हम केवल 7। लेकिन फिर भी निडरता के साथ, साहस के साथ, धैर्य के साथ उनके साथ लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते वो कंडीशन, वो परिस्थिति भी आई कि एक कदम आगे रखते हैं तब भी हेड शूट है और एक कदम पीछे रखते हैं तब भी हेड शूट है। मरना निश्चित हो गया था। लेकिन मैं नमन करता हूं इस देश की माओं को जो अपने बेटे और बेटियों को संस्कार स्वरूप कहती हैं कि सीने का दूध पिलाया है, सीने पर गोली खाना, कभी पीठ पर गोली मत खाना।
आज ये हिंदुस्तान के बेटे और बेटियां सीमा पर खड़े होकर के सीने पर गोलियां खाते हैं। मेरे नौजवान साथियों, कभी फ्यूचर में आपको किसी सैनिक का पार्थिव शरीर देखने का सौभाग्य मिले तो उसके कफन तिरंगे को हटा करके देखना, उसके सीने पर आपको गोलियों के निशान मिलेंगे, पीठ पर आपको एक भी निशान मिलने वाला नहीं। और आप इतने बड़े और इतने समझदार तो हो गए कि इस यूनिवर्सल ट्रुथ को समझते हैं कि जो इस धरती पर पैदा हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। ये जानते हैं ना? लेकिन मरना है तो कायर और डरपोक की तरह नहीं, क्योंकि हमारी माओ ने और इस भारत मां ने हमें कायर और डरपोक पैदा नहीं किया, हमें तो शेर पैदा किया। अगर शेर पैदा किया है तो शेर डरपोक और उसकी तरह नहीं मरता, बल्कि वो शेर की तरह लड़ता हुआ मरता है। तो हमने भी सोचा यार मरना ही तो है, मरेंगे लेकिन ऐसे नहीं मरेंगे, लड़ करके मरेंगे और मार करके मरेंगे। इसी सोच के साथ तीन तरफ से ऐसे घिरे हुए थे दुश्मनों से, तीन तरफ से, और लगातार गोलियों की बौछारें, बम्बारमेंट चलता रहा और हम लड़ते रहे। 5 घंटे का समय हो गया था, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ पाए तो हिंदुस्तान के 7 जवानों ने 150 पाकिस्तानियों को 1 इंच नीचे भी नहीं उतरने दिया। लड़ते लड़ते वो समय, वो दृश्य भी आए जो आज तक आपने सिर्फ फिल्मों के अंदर देखा होगा कि गर्दनें कटती हैं और धड़ चलते हैं। मैंने उन पलों को जिया है और देखा है। मुझे वो पल आज भी याद है कि जब मैं सर से लेकर के पैर तक लहूलुहान था और यह नाक से पूरी खून की धार बह रही थी। मेरे एक साथी मुझे फर्स्ट एड करने के लिए अपनी फील्ड पट्टी की पॉलिथीन फाड़ने के लिए, उसका हाथ यहाँ तक जाता है, उसको यहाँ गोली लगती, इधर से पूरा सर निकल करके बाहर चला जाता। मैं उसका हाथ पकड़ता हूँ, सर क्या हुआ, लेकिन एक शब्द तक नहीं बोल पाया। मेरी बगल में बैठा हुआ मेरा ट्रेनिंग का साथी था, रूममेट था, मैं उसको बोला अनंतराम सर को तो गोली लगी है, और उसके मुख से आखिरी शब्द क्या यही निकला, उसको सीने में गोलियां लगती हैं, यहाँ से फेफड़ों से खून की फुहारें छोड़ती हैं, गोद में आकर के से लेट जाता है। एक साथी और आगे बढ़ा, वहीं पर एक बम गिरता है, उसकी यहाँ से गर्दन कट करके जमीन पर गिर जाती है। जब वो गर्दन जमीन पर गिरती है तो उसकी किस तरह से उछलती है उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। और बिना सर के वो धड़ 2 कदम चलने के बाद गिर जाता है। एक और साथी आगे बढ़ा, फिर एक और बम गिरता है, उसके दोनों हाथ दोनों पैर कट करके जमीन पर गिर जाता है। इस तरह से एक एक करके मेरे तमाम साथी शहीद हो गए थे और 40-50 पाकिस्तानी सैनिकों के झुंड ने इस तरह से घेरा हुआ था। चारों तरफ से गोलियों की बौछारें ही बौछारें चल रही थी। उनका एक कमांडर था, उसने बोला कि इनको रीचेक तो कर लो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। पाकिस्तान के जवान हमारे जवानों की बॉडियों के अंदर जब गोलियां मारने लगे तो बॉडियां ऐसे उछलती थी ऊपर की तरफ, सामने वाले को मारा, बगल वाले को मारा। मैं इस तरह से पड़ा हुआ था, फर्स्ट उसने यहाँ पे गोलियां मारी, फिर बाजू में गोली मारी। मैं देख रहा हूँ कि धुआं निकल रहा है, लेकिन उस गोली की पीड़ा को चुपचाप पड़ा सहता रहा। उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं। 3 पी आपको बताए थे मैंने, कौन सा पी हो सकता है? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस, कि आपके अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य, इतनी ऊर्जा है कि आप अपनी सहन शक्ति को, अपने सामर्थ्य को कितने लेवल तक बढ़ा सकते हो। कि जहाँ गोलियां शरीर के आर पार हो रही हैं, आपको पीड़ा तक का एहसास नहीं हो रहा है। खुली आंखों से देख रहा हूँ, सब कुछ नज़ारा चल रहा है। आज एक कील लगती है, चोभा लगता है, पिन चुभती है, शरीर में कितनी पीड़ा होती है, और उस समय गोलियां निकल रही हैं, लेकिन इस पीड़ा को सहन करने की शक्ति, सामर्थ्य पैदा हो रही है।
जब उनको यकीन हो गया कि इनमें से कोई जिंदा ही नहीं है, फिर उन्होंने अमानवीय क्रूरताओं का तांडव शुरू किया। उन्होंने पत्थर उठा उठा करके हमारी बॉडी में मारने शुरू करे ताकि ये बॉडी छत पे छत हो जाए। फिर कोई पत्थर मार रहा है, कोई ऊँट की ठोकरें मार रहा है, गालियाँ दे रहे। ये तांडव बहुत देर तक चलता रहा, देखता भी रहा, सहता भी रहा। बहुत देर के बाद फिर उनके कमांडर ने बोला इनके हथियार उठा लो, और नीचे जो हिंदुस्तान का पोस्ट है उसके ऊपर भी हमला कर डाला। हमले वाली बात जब मेरे कानों तक पड़ी तो मुझे लगा कि आज तो मेरी पूरी टीम खत्म हो जाएगी। तब ऊपर वाले से सिर्फ एक प्रार्थना करी कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं अपने साथियों तक पहुंच सकूं, उनको खबर दे सकूं, उनकी जिंदगी को बचा सकूं। और ये सत्य है, अगर हम निस्वार्थ भाव और सच्ची श्रद्धा, सच्चे समर्पण के साथ उस परम पिता परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु को याद करते हैं, वो शक्ति तो साक्षात खड़ी हो जाती है। सच्चा समर्पण चाहिए। महाभारत देखी, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी कृष्ण की मुंह बोली बहन थी, उसके कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा था कि कृष्ण जरूर मेरे वस्त्र हरण में आएगा हेल्प करने के लिए। लेकिन जब तक उसने अपने चीर को ऐसे पकड़ करके कृष्ण कृष्ण पुकारती रही, कृष्ण नहीं आए थे। और जैसे ही उसने अपने चीर को छोड़ करके इस तरह से हाथ अपने आप को उसके सुपुर्द किया, समर्पित किया, पल भर के अंदर कृष्ण भगवान उसके सामने आ गए, उसके चीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। ये फैक्ट है और आज इसका प्रमाण आप देखेंगे, आपको मिलेगा देखने कि वो दोबारा से गोलियां मारने लगे और हथियार उठाने लगे। जब वो नजदीक आए तो तब मन और मस्तिष्क के अंदर एक विश्वास पैदा किया, एक दृढ़ संकल्प लिया कि अगर इसने सर और सीने में गोली नहीं मारी, चाहे मेरा हाथ पैर दोनों ही काट करके क्यों ना ले जाए, मैं उफ तक नहीं करूंगा और मैं जिंदा भी रहूंगा। और उसी विश्वास की बदौलत आज मैं आपके सामने भी खड़ा हूं। दोबारा से गोलियां मारी, फिर भी मेरी बाजू में पैर में गोली मारी और मैं देख रहा हूं कि 2 कदम चलने के बाद वो पाकिस्तानी सैनिक रुक गया। वो वापस मुड़ा, शायद उसको आभास एहसास हुआ होगा कि ये जिंदा है, तो उसने राइफल जब ऐसे करी सीने की तरफ, तब लगा यार अब नहीं बचूंगा। लेकिन कहते हैं जाको राखे सैन्य मार सके न, और इस देश को भारत माँ कहते हैं, ऐसे नहीं कहते। ये कोई कंकर और मिट्टी वाली जमीन नहीं है, ये सजीव है। माँ भारती अपने बेटों की वीरता, शौर्य, पराक्रम और बलिदान को कभी दफन होने ही नहीं देती। किसी न किसी एक को जरूर माध्यम चुनती है। शायद इस माँ भारती ने वो माध्यम चुना होगा कि उसके बेटों ने जो वीरता, शौर्य दिखाते हुए जो बलिदान दिया है, उनकी इस बलिदान की शौर्य गाथा को दुनिया तक पहुंचा सके। तभी तो जब उसने गोली चलाई तो यहाँ पर पर्स रखा था, पूरी पैंट फट गई थी चलते चलते। उस पर्स में कुछ 5-5 रुपए के सिक्के थे। शायद इस माँ भारती ने उस सिक्कों को इकट्ठा कर दिया होगा और जब गोली चली तो जाकर के सिक्कों पे लगी होगी पहुंची। उस गोली के धक्के से, प्रेशर से, पावर से एहसास हुआ, आभास हुआ कि मैं तो मर गया। पाकिस्तान का दूसरा जवान आया होगा, उसने आकर के जब मेरा हथियार उठा करके वापस जाने लगा होगा, उसका पैर मेरे पैर से टकराया। तब मुझे एकदम से चेतना आई, जिंदा हूं। तब एक अंतर्मन से आवाज आई, योगेंद्र अभी तक नहीं मरा तो अब मरेगा भी नहीं। तब मेरे पास एक हैंड ग्रेनेड था और मैंने अपने हैंड ग्रेनेड निकाल करके उसकी पिन निकाली, उसके ऊपर इस तरह से फेंक दी। जैसे ग्रेनेड उसके कोट की हुड में जा गिरा और जब तक हुड से वो ग्रेनेड को निकाल पाता, ग्रेनेड फट गया, उसका यहां से पूरा सर उड़ा और वो हमारे ऊपर आकर के इस तरह से गिरा। उस धमाके से पाकिस्तान के जवानों में खलबली मची कि इनमें से तो कोई जिंदा है। कुछ बोले जिंदा नहीं, नीचे से रिइंफोर्समेंट आ गई है, कंफ्यूज हो गए थे और चारों तरफ से फिर गोलियां बरसने लगी थी। जो फौजी परिवार से संबंध रखते होंगे वो जानते होंगे कि उस ग्रेनेड का नाम हैंड ग्रेनेड नंबर 36 है। क्यों है? क्योंकि जब वो फटता है तो उसके 36 टुकड़े होते हैं।
और हमारे पास में भी एक हैंड ग्रेनेड है ना, है क्या? नहीं, जो ये स्मार्टफोन आपका है ये भी हैंड ग्रेनेड नंबर 36 ही है। ये स्मार्टफोन हैंड ग्रेनेड नंबर 36 है, क्योंकि जब ये भी फटता है तो हमारी जिंदगी को 360 डिग्री पर घुमा करके खड़ा कर देता है, और फिर हमें समझ नहीं आता कि हम करें तो करेंगे। और पूरा विश्व इस भारत के ऊपर गर्व करता है और कहता है भारत युवाओं का राष्ट्र है, क्योंकि दुनिया को पता है इस युवा के अंदर कितनी शक्ति और सामर्थ्य है। और ये शक्ति और सामर्थ्य जिस तरफ भी बहेगी उस देश की तकदीर और तस्वीर उस तरफ बढ़ती हुई चली जाएगी। इस 65% देश में युवा है, लेकिन दुर्भाग्य क्या है, 80% को ये पता नहीं कि सूरज कितने बजे निकलता है। क्योंकि अभी जो वीडियो बना रहे हैं ना, जो है ना, जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो यहां से जाते ही इंस्टाग्राम पर अपलोड हो जाएगी, होगी कि नहीं? पक्का। और इंस्टाग्राम पे जाएंगे, रात भर ये चेक करेंगे कि लाइक आए कि नहीं आए। ये इफेक्ट है। अरे कोई, हमने इतनी अपनी लाइफ स्टाइल को इतना चेंज कर लिया कि हम रात को 1:30 से 2 बजे तक सोते नहीं है। कोई पढ़ते में मस्त होता है तो इसको इस मोबाइल में मैसेज करने में मस्त होता है। और जब हम रात को 2:30 बजे तक नहीं सोएंगे तो सुबह उठेंगे कैसे? उठते हैं क्या? 8 बजे से पहले कोई नहीं। और 8 बजे उठेंगे, 9 बजे उठेंगे तो सुबह ब्रेकफास्ट तो मिलेगा नहीं। फिर बाजार में जाएंगे, चाउमीन खाएंगे, नहीं, कोई पिज्जा खाएगा, कोई समोसा खाएगा। और 12 बजे आपकी 2 बजे क्लास है तो 12 बजे से पहले तो आपका मैस खुलेगा नहीं। 12 बजे फिर खाना खा करके आप आओगे। अगर नहीं खाओगे तो 12 बजे तक आप भूखे रहेंगे, पेट में गैस बनेगी, हेल्थ इश्यू हो जाएंगे। होंगे कि नहीं? होते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं हेल्थ इश्यू? कारण हमारा यही। आप वादा कर रहे हैं? अरे वादा कर रहे हैं क्या? किस चीज का? कि अपनी लाइफ स्टाइल को हमने चेंज करना है। कि जो हमारे पास ये हैंड ग्रेनेड स्मार्टफोन है, इसको 10, 10:30 बजे इसकी पिन निकाल देनी है। और इसकी औकात, अभी इसकी औकात पता कितनी है इस उम्र के अंदर? जूती के अंदर। अगर आपने इस मोबाइल को जूती के अंदर रखा, बोला भाई तेरी औकात यही है, तो आप अपनी औकात को बढ़ा लोगे। अगर आपने इस मोबाइल को अपने हाथ में रखा, इसकी औकात बढ़ाई, तो आपकी औकात खत्म हो जाएगी। ये फैक्ट है, बता रहा हूं। तो वादा कर रहे हो आप? देखो, फौजी से वादा कर रहे हो, और फौजी राष्ट्र से वादा करता है और ये कहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा राष्ट्र जरूर रहेगा। आज से आप शुरू कीजिए थोड़ा सा चेंज होना, कि आपने 10, 10:30 बजे इस फोन को बंद कर दिया है और 11, 11:30 बजे आपने सोना शुरू करो। 3 से 3:30 बजे उठना शुरू करो। 3, 3:30 बजे क्यों? क्या है ऐसा? बहुत कुछ है। ये पूरा ब्रह्मांड एनर्जी और शक्तियां लेकर के हम लोगों के बीच आता है कि लूट लो, लेकिन हम तो सोने में मस्त होते, कोई लूटने वाला ही नहीं। उस समय ये पूरा ब्रह्मांड पॉजिटिव एनर्जियों से भरा होता है। और आप तो साइंस के स्टूडेंट, आप जानते हैं जिस तरह की एनर्जी टकराती है वैसी हमारी सोच पैदा होती है कि नहीं? yes, और जब सोच से हमारे थॉट बनते हैं, थॉट से हमारा कैरेक्टर, हमारा बिहेवियर, हमारा एटीट्यूड बनता हुआ चला जाता है। और जब अगर हमारे पास पॉजिटिव एनर्जियों का संग्रह शुरू हुआ, एकत्रित शुरू हुई, तो हमारा एक नया ऑरा बनता है, नई थॉट बनती है, नई सोच बनती है, नई सोच बनती है। आप ऑरा समझते हैं? आप ऑरा कैसा होता है?
हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जो हमारे पीछे इस यहाँ आपने भगवान की तस्वीरें देखी है? भगवान की तस्वीर के पीछे इस तरह का एक उजाला सा होता है, चक्र होता है। आपके पीछे भी, हम सब के पीछे है, लेकिन वो दिखता नहीं है, दृश्य होता है, प्रभावित करने वाला होता है। अगर आपने पॉजिटिव एनर्जियों का संग्रह किया तो आपके और बढ़ता हुआ चला जाएगा, इतनी प्रभावित आपको कर लेगा कि आपके विचार, आपकी कार्यशैली, आपके जीवन को बदली कर देगा। और उस ऑरा की ताकत समझते कितना बड़ा होता है पॉजिटिव एनर्जी का? उसका प्रभाव कहां तक होता है? 10 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक होता है। 100 किलोमीटर दूर भी यहां से कोई जा रहा होगा तो आपको एहसास हो जाएगा, उस पॉजिटिव एनर्जी वाले को एहसास हो जाएगा कोई प्रभावी व्यक्ति इधर से गुजरा है। इतना प्रभाव होता है। तो आप जब सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठोगे, 3 साढ़े 3 बजे उठ करके थोड़ा सा योगा, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके दिन की शुरुआत तो करो यार। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके थॉट बदल जाएंगे, और आपके अंदर वही जो थॉट होगा वही तो हार्मोन्स होगा, वही तो आपके सब कुछ भावनाएं होंगी, वही तो आपको बदल देगी। अरे मेरे पास क्या था उस समय? इस थॉट की पावर थी। अकेला पड़ा था, बस ये थॉट था कि मेरे साथी मर गए और मुझे अपने साथियों को बचाना है और अपने साथियों के उद्देश्य को पूरा करना है। तभी तो मन के अंदर आया, बोला हथियार उठा। दोनों हाथों से हथियार उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हाथ तो हिला ही नहीं, क्योंकि इस हाथ की हड्डी पूरी निकल करके बाहर था। सिर्फ कंधा हिला। फिर हिम्मत करके एक हाथ से राइफल उठाई, ऐसे पलटा खाया और ऐसे फायरिंग किया। 4-5 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। बेबस और लाचार था, क्योंकि चल नहीं सकता था। इस पैर की पूरी मसल्स निकल करके बाहर थी, सिर्फ इसमें हड्डी बची थी, और इस हाथ में हड्डी नहीं थी, सिर्फ मसल थी। चल नहीं सकता था, मजबूर था, लाचार था, लेकिन बेबस और हताश नहीं हुआ। फिर इस हाथ से क्रोल करता, घिसटता, रेंगता, फायर करता हुआ उनके पीछे 4-5 मीटर तक गया। फायर करता हुआ 4-5 मीटर जाने के बाद देखता हूँ सामने तो उनका लंगर चल रहा है, उनके लिविंग टेंट लगे हुए, उनके वेपन के डिप्लॉयमेंट है, और वो सब कुछ छोड़ करके भागते हुए चले जा रहे हैं। बहुत देर वहां पर पड़ा रहा। जब पूरा पोस्ट खाली हो गया, फिर दिमाग के अंदर एक विचार आया, थॉट आया, यार अपने साथियों को बचाने के लिए नीचे जाना है मुझे। फिर खिसकता रेंगता अपने उन साथियों तक पहुंचा जहां पे वो शहीद हो रखे थे। फिर वहां आया कि देख इनमें से कोई जिंदा हो। आखिर के एक को देखने लगा, किसी का एक को सर फटा हुआ बाहर था, किसी को बहुत देर बैठ करके हुआ। ये 8-7 मीटर इलाके के अंदर डेड बोडियां पड़ी हुई, वो भी विक्षत अवस्था में पड़ी थी, और ये 19 साल का लड़का उन डेड बॉडियों के बीच पड़ा हुआ था, और जहां तक नजर जा सकती थी सिर्फ पहाड़ और बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं। इस पहाड़ी से किधर हिंदुस्तान है, किधर पाकिस्तान है, ये कुछ भी पता नहीं। बहुत देर रोया पड़ा, एक को गोद में रख करके रोता रहा। कभी जीवन में रोए क्या? ये रोना नहीं होता कि ये सवाल मुझसे नहीं करेगा, ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है, ये रोना नहीं। कभी अपने मन से और आंसुओं से रो करके देखना, ये कोई दुख में नहीं, ये थेरेपी है। कि जब हम रोते हैं ना, तो बाहर की दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और अपने आप से कनेक्ट होते हैं। रोने के बाद आपको एहसास होगा कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट। लेकिन आज हम अपने आप से डिस्कनेक्ट और बाहर की दुनिया से कनेक्टेड हैं। बाहर की दुनिया से बहुत कनेक्टेड है, इसलिए हम अपने आप में भारीपन फील करते हैं। भारीपन होता है ना, भारीपन। कारण क्यों? कारण यही है क्योंकि हम अपने आप से डिस्कनेक्ट हैं, अपने आप से कनेक्ट ही नहीं। और जिस दिन आप अपने आप से कनेक्ट होना सीख गए और कनेक्ट होने लगे, उस दिन आपकी आत्मिक शक्ति जागृत होने लगेगी। और जब आत्मिक शक्ति बढ़ती है तो आत्मबल बढ़ता है, और आत्मबल बढ़ता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है, और एक आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति
अगर इस तरह से भी भाला फेंक दिया तो देखेगा नहीं, पहले से कह देगा गोल्ड मेरा है। अगर आपने दिन प्रतिदिन अपने आप से कनेक्ट होकर के अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट हुए, आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ चला जाएगा। अरे 5 मई की तारीख में जो लिख दिया, बाहर आकर के बोला यार सिलेक्शन पक्का है। यह है आत्मविश्वास की ताकत। तो जब मैं अपने आप से रोता रोता कनेक्ट हुआ तो मैं अपने आप से कनेक्ट नहीं, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गया। और जब अपनी आत्मा से कनेक्ट हुआ तो मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हो गया। और जैसे ही परमात्मा से कनेक्ट हुआ तुरंत आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस डाले से नीचे की तरफ चला जा। लेकिन मन है ये भ्रमित करता है, उसने भ्रम डाल दिया, बोले दुश्मन की चाल हो सकती, यकीन नहीं होने दी। हड्डियां आपस में टूट करके चूरा हो चुकी थी, आपस में टकराने लगी तो सहनीय पीड़ा हो गई। ध्यान को यहाँ केंद्रित कर दिया दर्द पर, इसको ऐसे बांधने की कोशिश करने लगा लेकिन बंध नहीं पा रहा था। एहसास हुआ कि यार कट गया है। फिर मन में आया कट गया, तोड़ करके फेंक। ऐसे पकड़ करके झटका मारा, तोड़ने की कोशिश करी, टूटा ही नहीं। फिर ऐसे उठाया, पीछे कमर पे फेंका, बेल्ट में फंसाया और अभी कमर पे फंसा ही रहा था। क्योंकि आप एक बार कनेक्ट तो हो जाओ, परमात्मा आपको कभी इग्नोर नहीं करने देगा। उसने तुरंत दोबारा से आवाज आई, योगेंद्र बेटे इस नाले से नीचे की तरफ चला जा। चारों तरफ ऐसे देख रहे हो लेकिन बार बार वही आवाज गूंज रही है। यकीन हो गया यार परमात्मा सामने है। इस पहाड़ी पर 500 मीटर लुढ़क करके नीचे आया। 500 मीटर नीचे आने के बाद अपने साथियों को इन्फॉर्म किया, तमाम इंफॉर्मेशन से अवगत कराया। और फिर अगली रात, क्योंकि वहां तो इतना खून बह चुका था, मुझे भी डॉक्टर आया, उसने इंजेक्शन लगाया। फिर मुझे पता नहीं मैं कहाँ पर हूँ। 3 दिन के बाद होश आया, देखा ऊपर पंखा चल रहा है, पता चला श्रीनगर हॉस्पिटल में। और वहीं पर मुझे सूचना मिली कि उसी रात को दोबारा से हमारी फौज ने, हमारी टीम ने हमला किया इस टाइगर हिल टॉप के ऊपर और बिना किसी कैजुअलिटी के टाइगर हिल टॉप के ऊपर विजय प्राप्त किया। हो गया था, सीजफायर हो गया था। और आज हम 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। मुझे भी वहां से दिल्ली बेस हॉस्पिटल रेफर कर दिया। 16 महीने हॉस्पिटल में रहा। 16 महीने के ट्रीटमेंट के बाद वापस भारतीय सेना में गया और फिर 25 साल भारतीय सेना में सेवा के। 31 दिसंबर 2021 को सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन अपने कर्तव्य और अपने दायित्व से निवृत्त नहीं। और ये अभी आपको एहसास हुआ होगा कि आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति आपको कहां तक ले जा सकती है। और आप ये शक्ति प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि अपने आप से कनेक्ट, अपने आप से मोहब्बत करना सीख जाइए। मोहब्बत में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी। ये मोहब्बत है ना, प्यार है, प्रेम, वो आकर्षण नहीं होता, वो क्या होता है? दर्शन होता है। दर्शन, दर्शन का मतलब होता है समझ, गहराई। और आप तो मेडिकल के छात्र है ना, है? यस सर। तो मेडिकल में क्या खास है? मेडिकल में एक ही चीज तो खासियत है, जल्दी करो, सही करो, अगर नहीं आता है तो रेफर करो। अरे ये वसूल एक ही है ना? यस सर। और अगर यही कोई पेशेंट आईआईटी वालों के पास में आ जाए तो, क्योंकि वहां आपके पास स्पीड है, जल्दी चाहिए, क्योंकि आपने किसी के जीवन को बचाना है। और लेकिन वहां आईआईटी वालों के पास में क्या है? तो रिसर्च करेंगे, टाइम बहुत है उनके पास। अगर पेशेंट आ गया ना, वाह, इसके बारे में जरा गहराई से सोचेंगे। आज तो रिसर्च करने का रहा, इतने तो वो मर जाएगा। इसलिए अपने महत्व को समझो। क्या हमारा डॉक्टर है, हमारा काम है लोगों की जिंदगी को बचाना।
और जिंदगी तभी बचेगी कि हमें जल्दी करना है, सही करना है। अगर मेरे समझ से बाहर है तो तुरंत उसको रेफर भी कर दो, आगे बढ़ो। ये एक असूल है एक डॉक्टरी का, पेशे का, इसका सेवा है, पैसा नहीं, सेवा है। तो इस भाव के साथ, क्योंकि हमें वहां तक क्यों इतनी भावनाओं तक लेकर पहुंच पाया, क्योंकि मुझे अपनी उस सेवा से, उस कर्म से बहुत मोहब्बत थी, बहुत प्यार था। अगर मुझे अपने आप से प्यार था तो मुझे अपने कर्मों से प्यार था। तो आप भी अपने आप से प्यार और अपने कर्मों से प्यार करो। देखो कितनी ताकत, कितनी सामर्थ्य आपको कहां तक ले। अरे ये नीट वीट की परीक्षा तो ऐसे चुटकी का हवा हो जाएगा अगर आपने अपने आप से जुड़ना शुरू कर दिया। सच बता रहा, अरे 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं नीट में, आ रहे कि नहीं? यस सर। तो असंभव थोड़ी है, सब कुछ संभव संभव है। बस हमारे मानसिक मेंटल स्टेट को जानना चाहिए, है ना? तो ये तमाम वेपन वहां से रिकवर किए गए थे। ये इतने बड़े हथियार हैं, ये 10-10 किलोमीटर तक आसानी से दुश्मन को मार सकते हैं, इतना बड़ा रेंज है इनका। और ये आपको एक काली सी गन दिख रही है ना, इसको एयरक्राफ्ट गन बोलते हैं। हवाई जहाज जो 2 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा होगा उसको भी जो है नीचे गिरा देगी पल भर के अंदर। इस कारगिल युद्ध के दौरान हमारी यूनिट के 2 ऑफिसर, 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर और 30 जवानों ने शहादत दी। और इस कारगिल युद्ध के दौरान मां भारती के 527 बेटों ने अपने प्राणों की आहुति देने से पहले पाकिस्तान के 6500 सैनिकों को मौत के घाट उतारा। और जब सफलताएं मिलती हैं तो अवार्ड एंड ऑनर से नवाजा जाता है। और आपका फ्यूचर बहुत बड़े अवार्डों से आपके पास आने वाला है, बहुत बड़े। जिस दिन आप बहुत लोगों की जिंदगियों को जब बचाएंगे, सफल ऑपरेशंस होंगे, तो आपको अवार्डों से नवाजा जाएगा। और अपने पेरेंट्स को आप उसी दिन अवार्ड से नवाज दोगे जिस दिन डॉक्टर की डिग्री लेकर के अपने घर जाओ। कभी कल्पना किया, देखा है कि मैं डॉक्टर की डिग्री लेकर अपने घर जा रहा हूँ, माँ और पापा खड़े हुए, माँ की आंखों से आंसू होंगे और पिता कॉलर ऐसे पकड़ कर कह रहा होगा, मैं रोहित का, डॉक्टर रोहित का पिता ये कर्म करना चाहते हैं। यही तो चाहते हैं आपसे, वो आपकी सफलता के ऊपर इतराना चाहते हैं यार। और उस दिन दौलत, सबसे बड़ी दौलत मिल जाएगी आपसे जिस दिन आपके नाम से आपके फादर को जाना जाएगा। जिस दिन कोई कहेगा, अरे देखो जरा वो डॉक्टर के रोहित जा रहे हैं, डॉक्टर रोहित के पिता जा रहे हैं, उस दिन दुनिया की दौलत उनको सबको मिल गई। ये चाहते हैं। हमारी यूनिट को भी 1 परमवीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 6 वीर चक्र, 1 युद्ध सेवा मेडल, 16 सेना मेडल, तमाम अवार्डों से उस समय अलंकृत किया गया था। ये वो परमवीर चक्र मेडल है, पर्पल कलर का है। इसकी खास विशेषता, इसमें बीच में अशोक स्तंभ है और चारों तरफ कुछ और निशान बने हुए हैं। किस चीज का निशान है? वज्र का निशान है। वज्र का निशान, वज्र जानते हैं? इंद्र का हथियार है। और कैसे बना? दधीची की हड्डियों से बना। कितनी परम सौभाग्यशाली है, कितने परम सौभाग्यशाली। 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जीवन इस धरती मां के गर्भ से मिला। इससे बड़े सौभाग्य नहीं मिल सकता। इस धरती पर कितने बड़े तपस्वी मुनि हैं। जानते हैं दधीची के बारे में? इंद्र भगवान जब उनके पास आए, पल भर के अंदर अपने प्राणों को निकाल कर कैसे रख दिया और अपनी हड्डियों को दान दे दिया। उन हड्डियों से इंद्र ने वज्र बनाया और वज्र से राक्षसों का सर्वनाश किया। तो ये मेडल युद्ध के मैदान में उन सैनिकों को दिया जाता है जो त्याग, वीरता, शौर्य, पराक्रम की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हुए दुश्मनों का सर्वनाश करते हैं। ये सिर्फ उन्हीं सैनिकों को दिया जाता है। और आप इसकी महानता को जानते हैं? कभी पढ़ा इसके बारे में? नहीं पढ़ा। डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, लेकिन कभी आपके ऑफिस में कोई
आपके क्लिनिक में ये मेडलधारी पहुंचता है तो आपको पता होना चाहिए देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, इसका मान और सम्मान कितना होता है। शायद आपको जीवन में कभी सुनने को ना मिले, पढ़ने को ना मिले, तो आपको मैं आज बता रहा हूं, याद रखना कि जब ये पर्पल धारी जो है आपके कई ऑफिस में आए, क्योंकि ये मेडल का प्रोटोकॉल है कि इस मेडल को लगाने वाला सैनिक सिर्फ भारत के राष्ट्रपति और भारत के तिरंगे को सलूट देता है, बाकी पूरा भारत और पूरी दुनिया इस तरह इसको सलूट करती है। ये वो महावीर चक्र मेडल, ये वीर चक्र जो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा अवार्ड, ये हमारे उस समय के कमांडिंग ऑफिसर थे जिनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया, ये सेना मेडल है। और ये हमारे मां भारती के वो सपूत जिन्होंने अपने जीवन की हर सांस को, लहू की हर बूंद को हमारे लिए और हमारे राष्ट्र के लिए कुर्बान किया है। ऐसे वीरों को सत सत नमन है। आपने वादा किया है ना, वादा किया है ना कि अपनी जीवन शैली को हमने बदली करना है, करोगे ना? तो आपके इस वादे के बिहाफ के ऊपर इस राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूं कि युवाओं की शक्ति इस राष्ट्र के लिए ही, राष्ट्र के उत्थान, समृद्धि, विकास के लिए लगेगी। तो एलन के तमाम शिक्षक और आप सबका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अगर आपने भी आभार व्यक्त करना है ना, तो ताली बाद में वो बजनी चाहिए, क्योंकि एलन वाले ऐसे नहीं बजाते, है ना? कैसे बजाते हैं तो मैंने आपको सुबह बताया। आपकी तरफ से देश को आश्वास तो कर दूं, क्योंकि हम जीवन ही सांस है, सांस ही जीवन है, जानते हैं ना? तो ये सांसों के तराने हिंद का नवगान गाएगा हमारा शौर्य ध्वज लेकर। किसका? इस भारत के युवाओं का। हमारा शौर्य ध्वज लेकर वो चंद्रयान गाएगा। हमारे प्राण माता भारती के पक्ष समर्पित हैं। हमारे लहू का हर कतरा हिंदुस्तान गाएगा। जो सेशन अभी चल रहा था, बिल्कुल मैं इसका रिदम भी नहीं तोड़ना चाहूँगा। जो बातें काफ़ी समय से मुझे मौका मिला है सर के साथ सेशन लेने का, मेरा सौभाग्य है। और जितनी बातें मैं सीखता हूँ हर बार कंक्लूजन में एक ही निकाल पाता हूँ, मेरे लिए तो कम से कम, कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। जो इंसान अगर मन से जीता हुआ है तो कितनी भी विपरीत परिस्थितियां सामने खड़ी हो जाए वो हार नहीं सकता। और इंसान अगर मन से हारा हुआ है तो कितनी भी फेवरेबल कंडीशन सामने आ जाए वो इंसान जीत नहीं सकता। तो हमें भी अपने मन से हमेशा अपने आप को जीता हुआ रखना चाहिए। परेशानियां कैसी भी आ जाए, चैलेंजेस कैसे भी सामने खड़े हो जाए, लेकिन बस अगर हम मन से जीते हुए ना तो निश्चित रूप से अपनी जीत हासिल हो जाएगी। तो एक काम करिएगा, आज के सेशन में जो आज सीखा है आप लोगों ने, जो अपने लिए, जो फीलिंग्स आपके लिए खुद के लिए आई हैं, देश के लिए, नौजवानों के लिए, ठीक है, खुद के लिए जो फीलिंग्स आई है ना, उन फीलिंग्स को आज घर जाकर मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, एक पेज पर जरूर लिखिएगा उसको। और पेज पर लिखकर अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो अगर, तो जो लिखा है उसको अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर जरूर करिएगा। करोगे ऐसा? अगर कंफर्टेबल हो तो, लेकिन लिखना जरूर है, लिखना जरूर है। और लिखने के बाद अगर आपके लिए वो पॉसिबल हो तो अपने पेरेंट्स को भी शेयर कीजिएगा, और पॉसिबल हो तो जहां बैठ के पढ़ते हो वहां सामने उसको चिपका भी दीजिएगा, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आप कंफर्टेबल हो तो। लेकिन हाँ, लिखना जरूर मगर,
जो भी फीलिंग्स आपके लिए आई हैं, मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि जो भी फीलिंग्स आप आज लिखने वाले हो वो ताउम्र आपके काम में आने वाली है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको ऐसे वेस्ट मत जाने देना। करोगे ऐसा बेटा? यस सर। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए जिनके परिवार में कोई व्यक्ति या पेरेंट्स, भाई बहन, कोई रिलेटिव आर्मी के अंदर या पैरामेडिकल में, एयरफोर्स में है मौजूद, वो प्लीज खड़े हो जाए एक बार। और मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार जोरदार तालियों से हम आपके परिवार का सम्मान करते हैं, तालियां बजाकर। इस देश के लिए जो है सबको सैल्यूट है। थैंक यू, प्लीज। वैसे तो बहुत सारी बातें सर ने यहाँ कर ली हैं, कुछ एक दो बातें मुझे भी आपसे करनी है। उसमें से एक बात जो सर ने कही थी, उसी बात को उन्होंने आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा था, लेकिन मैं अपने इस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना नॉट अ बिग इशू, कोई बड़ा टास्क नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है ये, क्योंकि एग्जाम तो बहुत इजी है। हाँ, कंपटीशन टफ है, कंपटीशन टफ है, एग्जाम इजी है। अभी पिछले 3-4 साल से हम देख रहे हैं कि एग्जाम का लेवल तो बहुत नीचे कर ही दिया है, लेकिन हाँ कंपटीशन टफ है क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स कम है और नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा है। 21 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया और फाइनली उसमें सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस की बात करूं तो लगभग 60,000 सीट्स हैं, 60,000। और एक बच्चे के हिस्से में आती कितनी है? 8 से 9,000। 15% कोटा सेंट्रल का और 85% कोटा स्टेट का। तो एक बच्चे के हिस्से में आती कितनी है? कुल मिलाकर 8 से 9,000 सीट्स आती है बेटा। लेकिन फिर वही बात है जो कि मैंने ओरिएंटेशन में कहा था आप लोगों को कि मैराथन है, लगातार दौड़ना है, बिना थके बिना रुके दौड़ते जाना आपने को। जो बच्चा बीच में डेविएट हो गया, रुक गया, बैठ गया, तो निश्चित रूप से बाकी स्टूडेंट्स को वो दौड़ने से रोक नहीं सकता है, वो तो दौड़ते रहेंगे लगातार। अब डिपेंड हम पर करता है कि हम कितनी कंटिन्यूटी के साथ दौड़ते चले जाते हैं और अपने टारगेट को हासिल करने के बाद ही हम वहां रिलैक्स फील करते हैं। मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के दो बेसिक रूल हैं। रूल नंबर 1, कंटिन्यूटी अप टू लास्ट मोमेंट। कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी आपको लास्ट मोमेंट तक। एंड रूल नंबर 2 है डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा। हर मैदान में खेलने का एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन होता है। मैं उस डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे कि तमीज से बैठो, तमीज से उठो, तमीज से खाओ। मैं उस डिसिप्लिन की बात नहीं कर रहा हूं आपसे। हर मैदान में खेलने का एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन होता है। क्रिकेट खेलने का अपना एक डिसिप्लिन है, फुटबॉल खेलने का अपना एक डिसिप्लिन है, बैडमिंटन खेलने का अपना एक डिसिप्लिन है, स्क्वैश खेलने का अपना एक डिसिप्लिन है। वैसे जिस मैदान में आप खेलने उतर गए हो, इसका भी एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन है। और स्पेसिफिक डिसिप्लिन के 2 रूल्स मैंने आपको बताए। पहला रूल तो बताया मैंने आपको, लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। और दूसरा जो रूल है वो है डिलिजेंसी को फॉलो करना है। मेडिकल फील्ड में हम कहते हैं कि डिलिजेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंसी। ईश्वर ने जितना भी दिमाग दिया है रेगुलर फॉर्म में यूज में लेना है। रोज का काम रोज निपटाना है, प्रॉपर समय पर बैक यूनिट्स को कवर करते रहना है, जो फैकल्टीज आपको सजेशंस दे रही है उसको 100% फॉलो कर लेना है। ये सब रूल्स आते हैं डिलिजेंसी के अंदर। लास्ट मोमेंट तक अपनी कंटिन्यूटी को फॉलो करना है और डिलिजेंसी को फॉलो करना है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं बेटा आप लोगों को, अगर इन दोनों रूल्स को फॉलो कर लिया तो ईश्वर ने जितना भी दिमाग दिया है ना, उससे कुछ अच्छा कमाल कर लोगे आप लोग, कमाल कर लोगे कुछ इसके अंदर। क्योंकि 25 साल का एक्सपीरियंस है भाई मुझे मेडिकल फील्ड में पढ़ाने का। 25 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठा हूं, खड़ा हूं सामने आपके में। और मेरा एक्सपीरियंस यही 2 बातें कहता है कि मेडिकल फील्ड में अगर कोई बच्चा है, मेहनत कर रहा है, तो इन दोनों रूल्स को ढंग से फॉलो कर ले, लास्ट मोमेंट तक अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करे। एंड रूल नंबर 2, डिलिजेंसी को बहुत प्रॉपरली फॉलो कर ले। ईश्वर ने जितना भी दिमाग दिया है उस दिमाग के रहते हुए ही कुछ कमाल कर सकते हो। जो बच्चे लीडर के अचीवर के यहां बैठे हुए हैं, 5 मई को एग्जाम है और अक्टूबर 21 अक्टूबर है, आज खत्म ही होने वाला है अक्टूबर। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल
6 महीने हैं अपने पास अभी भी, एक बहुत सफिशिएंट टाइम पड़ा हुआ है, बस अब कुछ करना बाकी है। एक अप्रोप्रिएट जिसको बोलते हैं वो टाइम बाकी है। 6 महीने एक सफिशिएंट टाइम पीरियड होता है। इवन तो मैं तो इतना कहूंगा कि अगर आज तक भी ढंग से क्लासेस में सिर्फ गए हो, बैठे हो, घर पे आके पढ़ाई नहीं की है, इतना कुछ भी अगर कर रखा है ना, और आज से भी ठान लो कि नहीं यार कर दिखाना है, तो 6 months आर सफिशिएंट। कर सकते हो, है प्रोबेबिलिटी, कुछ बढ़िया करने की प्रोबेबिलिटी बाकी है भी, लेकिन शुरू तो करना पड़ेगा। स्टार्ट ही नहीं करें, नहीं यार ठीक है देख लेंगे यार। एक बहुत बढ़िया एक छोटी सी कहानी मेरे पास है। एक मेंढक को एक पतीले में, एक पात्र में डाल दिया पानी भरकर, और नीचे गैस को ऑन कर दिया। मेंढक के अंदर ये प्रोबेबिलिटी, एक टेंडेंसी होती है कि वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपना टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। जैसे जैसे पानी गर्म होता गया, वो अपनी बॉडी टेम्परेचर को सेट करता गया। लेकिन फाइनली कंडीशन ऐसी आ गई कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया वाटर का, और फिर वो अपने टेम्परेचर को एडजस्ट नहीं कर पा रहा था पानी के साथ। फाइनली उसने तब सोची कि चलो मैं कूद के बाहर निकल जाता हूं। तब तक देर हो गई थी, तब तक देर हो चुकी थी। उसने अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर दी थी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने में। उसको मालूम था कि जब मुझे इस पानी से, इस कुएं से बाहर निकलना ही है, तो वो पहले ही बाहर निकल जाता, ठीक रहता। अपने पास भी 6 महीने का सफिशिएंट टाइम पीरियड पड़ा हुआ है, सही समय है। आलसपने से दूर रख के रह के अपने डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई पर प्रारंभ कर दे, तो 6 महीने सफिशिएंट होते हैं आसानी से इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो अगर आप मेंढक की तरह व्यवहार कर रहे हो, आसपास के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो गलत है बेटा। अभी उचित समय है, निकल लो सही समय पर इस आलसपने से, उस संगत से, उन सब एक्टिविटीज से जो हमारे सिलेक्शन में हमारे लिए एक बहुत बड़े अवरोध की तरह कार्य कर रहे हैं, एक बाधक की तरह कार्य कर रहे हैं। कर पाओगे ऐसा? है। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, सफिशिएंट टाइम है। 6th month है, 6 महीने है, और वो 6 महीने बहुत सफिशिएंट होते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। और इवन तो अगर मैं लीडर अचीवर के बच्चों से बात कर रहा हूं, तो भाई आप 12th पास स्टूडेंट्स हो, आपके पास पहले भी एक स्पेसिफिक नॉलेज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की है, सफिशिएंट नॉलेज है, उसको और एनहांस करना है और बढ़ाना है। तो अभी तक जो बढ़ चुकी है ठीक है। मैं तो बोल रहा हूं, मैंने पहले भी कहा, फिर मैं कह रहा हूं, अभी तक कुछ भी नहीं किया हो ना, कुछ नहीं किया हो अभी तक, फिर भी तय कर लो आज से कि नहीं यार अब कुछ कर दिखाना है, तो भी ये 6 महीने सफिशिएंट है। आपको एग्जाम का लेवल मालूम है। 21 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था, सुनना ध्यान से, 21 लाख लोगों ने एग्जाम तो फॉर्म भरा था 21 लाख ने, और एग्जाम तो 19 लाख के आसपास ही बच्चों ने एग्जाम दिया था। तो 19 लाख में से लगभग 14 लाख बच्चों के तो 20% मार्क्स भी नहीं आए थे। ठीक है ना मैं? 20% मार्क्स भी नहीं आए थे। यानी 20% और अबव कितने बच्चे रह गए? 5 लाख के आसपास। और इतने सारी जो संख्या, सिर्फ संख्या डराने के लिए अपने को डरो मत संख्या से 21 लाख बच्चे एग्जाम देंगे। अरे नहीं देते भैया, इसमें से 70-80% बच्चा तो वो होता है जो बस ऐसे घूमते फिरते पहुंच जाता है। 20% मार्क्स नहीं ला रहा यार वो, समझो इस बात को। और जो 2 रूल मैंने आपको सिखाए ना, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, 25 साल के एक्सपीरियंस को पूरा डिलीवर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपने वो 2 बेसिक रूल जो मैंने बताए, लास्ट मोमेंट तक कंटिन्यूटी और डिलीजेंसी को फॉलो करना, ये 2 रूल फॉलो कर लोगे, अगर अभी टेस्ट में भले ही 300 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, 350 नंबर ही क्यों ना आ रहे हो, लास्ट मोमेंट तक अगर वो कंटिन्यूटी फॉलो कर ली विद 100% डिलीजेंसी, तो बहुत ज्यादा संभावना है कि 600 प्लस मार्क्स आ जाएंगे वहां पर। ग्रेजुअली बढ़ना शुरू होंगे और बढ़ते 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 600 क्रॉस कर जाओगे बेटा आसानी से। मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूं आपको, ये दोनों रूल बेसिक रूल है, फॉलो करने ही पड़ेंगे अपने को। कर पाओगे बेटा? yes, देखो सजेशंस तो हम हर साल देते हैं, हर बच्चों को देते हैं, फॉलो कुछ कर पाते हैं, और जो फॉलो कर लेते हैं वो अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच भी जाते हैं।
आज मैं बता रहा हूं, सर ने आपको बहुत सारी बातें बताई, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं बात, क्योंकि 100% हॉल में जितने बच्चे बैठे हुए वो 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे हमारी बातों को, लेकिन वो सही बातें बताना हमारा कर्तव्य बनता है कि बच्चों को सही बातें बताई जाए, जिससे कि वो अपने अपने कॉलेज में पहुंच सके, अपनी लाइफ को बहुत शानदार तरीके से वो जी सके। तो हम तो सारे बेसिक रूल्स आपको सिखा रहे हैं बेटा, फॉलो करना पड़ेगा, आपको ही एग्जाम देना पड़ेगा, आपको ही सिलेक्शन अगर किसी का होगा तो वो आपका होगा। कभी भी इस पूरी दुनिया में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकती है, बहुत क्लियर कह रहा हूं मैं। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी बच्चे का सिलेक्शन नहीं करवा सकती है, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति करवा सकता है और वो खुद स्टूडेंट है। वी आर सपोर्टिंग टूल्स, हम सपोर्ट कर सकते हैं बच्चे को उसकी तैयारी के अंदर, उसके सिलेक्शन में हम सपोर्ट कर सकते हैं उसको बेहतर से बेहतर, और कितना सपोर्ट करें बच्चों को वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन सिलेक्शन तो बच्चे का ही होता है और बच्चा ही करवाता है खुद का सिलेक्शन, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवा सकता भाई। अगर ऐसे ही होता तो ऐसे बहुत सारे हमारी फैकल्टीज हैं, इवन डायरेक्टर्स भी हमारे हैं जिनके बच्चों ने कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी की और मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं हुआ। मैक्सिमम का सिलेक्शन नहीं हुआ, वजह सिर्फ एक है, अगर वो अंदर से जो पैशन है ना, जो सर ने बताया था 3P, उसमें से एक पैशन वर्ड भी था, अगर वो पैशन ही नहीं है तो फिर सिलेक्शन नहीं हो सकता भाई, सिलेक्शन नहीं हो सकता। अंदर से वो पैशन आना चाहिए कि नहीं यार, मैं तो और चलो नीचे होके बात करता हूं मैं तो आप लोगों से। उस दिन भी कहा था ओरिएंटेशन में, जो अचीवर लीडर के बच्चे बैठे हुए उनसे कहा था मैं ना कि बेटा फाइनली जिस दिन यहां से जाओ ना, कुछ और लेके जाओ ना जाओ, एक चीज जरूर ले जाना, वो है आपका सेटिस्फैक्शन। कहा था, याद है कुछ? यस सर। तो सेटिस्फैक्शन जरूर लेकर जाना है आपको। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि फाइनली सेटिस्फाइड होकर घर पहुंचोगे, नहीं यार मैंने एफर्ट्स पूरे किए। वो रिग्रेट्स, वो गिल्ट लेके घर नहीं पहुंचना है कि काश थोड़ी और मेहनत कर ली होती, काश थोड़ा और 2 घंटे पढ़ लिए होते, काश वो थोड़ा कम घूमे होते, वो सब गिल्ट, वो रिग्रेट्स लेके घर नहीं पहुंचना आपने। रोज एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप ढंग से ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो तो रोज एग्जाम दे रहे हो। सुबह उठना अपने आप में एग्जाम नहीं, क्या रोज क्वालिफाई कर रहे हैं। रात को समय से सोना, ये अपने आप में क्या एग्जाम नहीं है। रोज अपने डेली रूटीन को ढंग से फॉलो करना, क्या ये अपने आप में एग्जाम नहीं है। अपने आप को गलत संगत से बचा के रखना, क्या ये अपने आप में एग्जाम नहीं है। बहुत सारे एग्जाम को हम रोज क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन इन एग्जाम्स की हमें कोई वक्त ही नहीं है। इसी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को बेस बनाकर एक बहुत अच्छा शेर कहा गया है, छोटा सा है, कि जो मिल गया सो मिट्टी है, जो नहीं मिला बस वही सोना है। इतने सारे एग्जाम रोज क्वालिफाई कर रहे हैं, इतने सारे एग्जाम रोज क्वालिफाई कर रहे हैं, मगर ये हमारे सब मिट्टी हो गए, सब मिट्टी हो गए। बस अभी फिलहाल तो वही दिखता है कि हाँ यार ये, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, गारंटी इस बात की दे रहा हूं कि जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा कॉलेज पहुंच जाओगे, सिलेक्शन होने से लेकर कॉलेज में पहुंचने तक आप बहुत एकदम उत्साहित रहोगे, वाह यार मजा आ गया, कॉलेज पहुंच गए, यस ये दुनिया तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे। जिस दिन कॉलेज से अंदर एंटर करोगे तो उस दिन वो सारी खुशियां काफूर हो जाने वाली, दूर हो जाने वाली। अच्छा सारे सिलेक्टेड जाते हैं, ऑब्वियस बात है, वो काफूर हो जाएगी बेटा। फिर आपके सामने फिर चैलेंज आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10 पीजी करना, ये करना, वो करना, सुपर स्पेशल करनी है। अरे पूरे जिंदगी भर चलने वाले हैं ये एग्जाम्स, जिंदगी भर चलने वाले हैं एग्जाम्स। बस हमारी फितरत यही होती है कि जो मिल जाता है वो मिट्टी, और जो नहीं मिलता बस वही सोना हो जाता है। हमारे ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल मेरे पास होंगे बेटा, ऐसे ढेरों एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे होंगे जो यहाँ कोटा आए, एलएन में पढ़े, लेकिन बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाए, लेकिन फाइनली आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, कोई एंटरप्रेन्योर बना हुआ है, कोई बिजनेसमैन बना हुआ है, कोई प्रोफेसर बन चुके हैं, कोई अपने अपने मतलब कि बिजनेस कर रहे हैं, फैमिली बिजनेस रन कर रहे हैं, कोई आईएएस बन गया, कोई आईपीएस बन गया, कोई एग्रीकल्चर में अच्छा कर रहा है। मेहनती बच्चे थे, मेहनत करना सीख लिया यहाँ कोटा में रहकर। बस वही गुजारिश मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि अपनी डायरेक्शन को सही रखिएगा। डायरेक्शन से अगर डेविएट हो गए तो टारगेट ब्लर होना शुरू हो जाएगा, धुंधला होना शुरू हो जाएगा। डायरेक्शन सही रखो, फोकस्ड रहो अपने टारगेट की ओर,
निश्चित रूप से वो सारे अचीवमेंट्स जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में वो जरूर हासिल कर लोगे बेटा। कर पाओगे ऐसा? चलिए समय हो गया है, आज के इतना रखते हैं, फिर दोबारा कभी मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी जैसा कर रहे हो वैसे आपको डू करना है। दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। आए थे आप लिफ्ट से, जाओगे स्टेयर से, सीढ़ियों से जाओगे, ठीक? दूसरी बात, एक मिनट बेटा, दूसरी बात, किसी तरह का कोई हल्ला मत करिएगा।